आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में क्या करा था, हमने लास्ट क्लास में करा था बीएनएसएस को लेकर। हमने उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी कि भाई जो बीएनएसएस है और सीआरपीसी है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने उसके बारे में जाना था। हालांकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम आएगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसके अंदर ये है कि चेंजेस वगैरह भी आपसे अच्छे खासे पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स का आएगा। तो इसलिए आपको चेंजेस वगैरह के बारे में पता हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एटलीस्ट आपको ये भी पता लग गया कि किस सेक्शन से किधर किधर से किस किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि फैमिली कोर्ट का भी आपके में सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर से भी हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर ले। सबसे पहले मैं ये चीज़ पूछता हूँ कि सिलेबस किस किस को पता है यहाँ पर, या जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको सिलेबस किस किस को पता है, क्या क्या सिलेबस है, सबको पता ही है ऑलमोस्ट। तो चलिए, आपको जैसे सुबह मॉर्निंग में पता लग गया था ग्रुप के थ्रू कि भाई आज जो है एचएमए की क्लास होगी। एचएमए पार्ट है फैमिली कोर्ट का, तो कितने मार्क्स का आ रहा है, कोई चेक करके आया? 10 मार्क्स का। बताओ सर। कितने मार्क्स का आ रहा है, किसी को पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। फैमिली जो लो है वो आपका आ रहा है 8 मार्क्स का, 8 नंबर का, जिसमें आप एचएम में आ जाएगा, हिंदू एडॉप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपका जो मुस्लिम मैरिज एक्ट वगैरह उन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे हमें कवर करना है, एकदम से हम सारे कवर नहीं करेंगे, लेकिन आज हम एचएमए पर मेन कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ताकि हमें हिंदू मैरिज एक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट ये है कि हमें बेयर एक्ट खोलने की ज़रूरत ना पड़े। इसकी हम कोशिश करेंगे, खोल भी सकते हैं क्योंकि लेकर जाओगे, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका टाइम सेव हो सकता है, क्योंकि आप हर सेक्शन के लिए अगर बेयर एक्ट खोल के बैठ जाओगे तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जिन पे आप सीधा नज़र मारते ही आपको उसका आंसर पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार बेयर एक्ट से कंफर्म कर लो ना, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको 110% कॉन्फिडेंस होगा। बेयर एक्ट से चेक करने का मेरा रीजन ये है कि आपको एक बार श्योरिटी हो जाएगी कि भाई कोई गलत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करके आ जाओ। इस चीज का ध्यान रखना। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं हमारा एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या सेक्शन वाइज चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में हम डीपली पढ़ेंगे, हर सेक्शन की हम थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लेंगे ताकि हमको पता हो कि एचएमए में किस किस चीज़ों के बारे में बात किया गया है। अगर एचएमए की बात है तो उसका मतलब हो गया हिंदू मैरिज एक्ट। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हिंदू लॉज से क्या क्या उसमें एक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके मेन एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और हिंदू मैरिज एक्ट। तो आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। देखिए, सिंपल सी चीज़ें, सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये जो एक्ट है ये कब लागू हुआ, कब ये इन्फोर्समेंट में आया, ठीक है। तो अगर इसका हम फर्स्ट वो देखेंगे तो उसके हिसाब से ये जो एक्ट है ये जी, इसका पूरा नाम तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, ठीक है। ये 18 में 1955 को एग्जिस्टेंस में आया है ये, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल पूरे इंडिया में होता है। पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है जब से 370 जो आर्टिकल था
जब से उसको अबोलिश किया गया, उसको हटाया गया उसकी बातों को, तब से ये फिर उसमें आ गया पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर और भी हम कई चीजें देखेंगे। जैसे सबसे पहले ही क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि हु इज हिंदू, हिंदू कौन है। आपके हिसाब से सर हिंदू कौन है? मान ली AIB में ये क्वेश्चन आ जाए कि हु इज हिंदू, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के नाम आ जाए। रिलीजन के नाम की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर पर्सन की नहीं। क्या अहमद लगा लो या क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई बंदा लगा लो, हिंदू का, ऐसा नहीं। हु इज हिंदू के नीचे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, पूछेगा जी बताओ कौन है, बताओ हु इज हिंदू। आपकी जो समझ है उसके हिसाब से बताओ और थोड़ा जल्दी बताओ। सर वही कह रहे थे, बुद्ध हो गए, आर्य समाज को मानने वाले, और बुद्धिस्ट हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए। ठीक है, देखो जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, ये सब हिंदू हैं। पारसी, जीव, पारसी, जीव, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, दे आर नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हिंदूज। ये हिंदू में नहीं आते। ठीक है, कौन कौन? पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम। ठीक है, एक चीज और है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, बाय रिलीजन जो है वो सब हिंदू होंगे। ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव, हाँ बाय रिलीजन जो है वो हिंदू नहीं होंगे। जीव मतलब सर भी ना जैन जैन से ज्यादा होता है। नहीं नहीं नहीं, जैन है, इसमें हम बाद में बात करेंगे, लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको लेके हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ एक चीज समझो, बुद्धिस्ट, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूं। ठीक है, जैन, मैं जैन नहीं हूं। सिख, मैं सिख भी नहीं हूं। फिर मैं हिंदू में कैसे आ गया? क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा भाई जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन, वो हिंदू है, और मैं वो भी नहीं हूं, नॉन हिंदू। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहा है कि भाई क्रिश्चियन, पारसी, जीव और जो मुस्लिम है वो हिंदू नहीं है। मैं तो दोनों ही कैटेगरी में नहीं हूं। तो इधर एक चीज लिखी हुई है, आप जब क्वेश्चन अगर आएगा ना तो अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान रखना, इधर ये चीज लिखी हुई है, जो जेन्युइनली क्रिश्चियन, पारसी, जीव या मुस्लिम नहीं है वो पर्सन भी हिंदू होगा। ठीक है, इसलिए जैन, बुद्धिस्ट, सिख तो बाय रिलीजन हिंदू हैं, लेकिन जो मुस्लिम, पारसी, जीव और मुस्लिम नहीं है, ठीक है, और क्रिश्चियन, वो भी हिंदू की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये 2 कंडीशन हो गई। एक तो नॉर्मल लिख दिया जैन, सिख और बुद्धिस्ट, ये भैया हिंदू हैं। ठीक है, मुस्लिम, पारसी, जीव, ठीक है, और क्रिश्चियन। ठीक है, ये जो लोग हैं ये
अगर ये भी आप नहीं हो तो हो आप हिंदू। तो कंडीशन तो ये समझ आ गई, आ गई। ठीक है, अब एक चीज और है इसके अंदर ना, अब इसमें एक चीज और है। अब ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, कोई भी बच्चा है, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट, कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है, चाहे वो जायज हो चाहे नाजायज हो, ठीक है, अगर वो उसके पेरेंट्स दोनों हिंदू हैं तो वो बच्चा भी हिंदू होगा। चाइल्ड के केस में चाइल्ड कब हिंदू होगा? अगर उसके पेरेंट्स हिंदू हैं, ठीक है। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, चाहे वो जायज है या नाजायज है, ठीक है, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, ठीक है। अगर भाई मदर मान लो वो हुई जैन और फादर हुआ सिख, तो भी वो हिंदू, ठीक है। मदर बुद्धिस्ट हुई, फादर सिख हुआ, तो भी हिंदू। ये तो आपको समझ आ गया। अब कहानी कहां गड़बड़ हो जाती है? एक अगर हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है, तो उस कंडीशन में वो बच्चा क्या होगा? अब इसमें एक चीज है कि डबल डी होगा, कोई नहीं, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, अगर मान लो फादर मुस्लिम है और मदर हिंदू है, या फिर मदर मुस्लिम है फादर हिंदू है, तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे का क्या वो होगा? हिंदू होगा या क्या होगा? देखो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर उस बच्चे का पालन पोषण ब्रॉटअप हिंदू रिलीजन के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, तो वो हिंदू। अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मान लो फादर क्रिश्चियन है मदर हिंदू है, या मदर क्रिश्चियन है फादर हिंदू है, अगर उसका ब्रॉटअप जिस रिलीजन के हिसाब से हो रहा है वो उसका माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बंदा उस रिलीजन का जरूर होना चाहिए। अगर हिंदू है, अगर बच्चे का ब्रॉटअप हिंदू की तरह हो रहा, तो मदर या फादर में से कोई हिंदू होना चाहिए। तो सर अगर जैसे कोई हिंदू मुस्लिम है, अगर कोई बच्चा है वो सर वो मुस्लिम है, मतलब पहले डिसाइड कर देते हैं कि वो मुस्लिम हो जाता है, तो सर उसके बाद अगर जैसे हिंदू के तरीके से रखा जाए तो वो हिंदू में आएगा या फिर रखा नहीं मैडम, ब्रॉटअप होता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, ऐसे ही नहीं रखा जाए, फिर कम्युनिटी देखी जाती है। क्योंकि यहाँ जो वर्ड यूज है ना, हु इज ब्रॉटअप एज अ मेंबर ऑफ ट्राइब कम्युनिटी ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग और बिलोंग, तो जिस वो उससे बिलोंग कर रहा है, कम्युनिटी कह लो, अब हिंदू है फॉर एग्जाम्पल, हिंदू फादर है, ठीक है, अब जिस उस कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहा है ना, सेम उसी उससे वो भी बच्चे का ब्रॉटअप हुआ है,
तो वो उसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। तो डिपेंड करता है माँ के ऊपर। ठीक है, माँ ऐसा नहीं है फादर के ऊपर करता है, माँ के ऊपर, दोनों में से कोई भी। मान लो भाई इसमें जो मदर मुस्लिम है, फादर हिंदू है, फादर के अकॉर्डिंग उसका पालन पोषण हो रहा है। या इसका उल्टा हो सकता है, मान लो भाई मदर मुस्लिम है, मुस्लिम के हिसाब से उसका ब्रॉटअप हो रहा है बच्चे का, तो इसमें कंसीडर कर लिया जाएगा उसको। माँ करती है पालन पोषण। कौन? पालन पोषण माँ ही नहीं, क्यों? ऐसे तो वो देखो ना, कोई भी एग्जांपल ले लो। करती है, बड़ों को बताता है। ठीक है, ये आ गया। और कौन हो सकता है? जो अपना रिलीजन चेंज कर ले, कन्वर्ट या रिकन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कन्वर्ट हो जाए या रिकन्वर्ट हो जाए। रिकन्वर्ट से सेंस क्या है? पहले हिंदू था, फिर मुस्लिम हुआ, फिर दोबारा हिंदू हो गया। ठीक है, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट। ये आ गया समझ? किसी को कोई दिक्कत? हो गया ये? कर दूं रब? क्या कर रहे हो सर? कंटिन्यूसली फोन में लगे हुए हो। नहीं, नहीं बोला ना मैंने। अच्छा, देखो भाई, अब आ जाओ डेफिनेशन क्लोज पे। इसको जल्दी से खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम इस पर भी नहीं देंगे। हालांकि हिंदू समझाने पे थोड़ा टाइम मैंने इसलिए दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हिंदू किसे कहा गया है, जो जरूरी था। अब आ जाओ फटाफट से भाई, कस्टम और यूसेज क्या होता है। ठीक है भाई, देख लो, कोई भी चीज कब कस्टम और यूसेज कही जाएगी, वो तब कही जाएगी जब वो काफी टाइम से उसको फॉलो किया जा रहा है। काफी टाइम से फॉलो, इसका कस्टम और यूसेज का वर्ड क्यों आया? जैसे फॉर एग्जांपल भाई, हिंदू में मैरिज करने के लिए 7 फेरे लेना मैंडेटरी है, सप्तपति जिसको बोलते हैं। ठीक है, 7 फेरे होने चाहिए, मैंडेटरी है, तभी शादी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक वो भी है, एक्सेप्शन भी है। अब कुछ ऐसे भी है जिनमें 7 फेरे नहीं होते, उनमें कम ही फेरे होते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी है हिंदू। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, आप तो ये कह सकते हो भैया इस हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तो शादी नहीं है, फिर ये क्यों नहीं है? जिस 7 फेरे, इसने तो 3 फेरे में ही खत्म कर दी थी। 3 फेरे लिए कह रहा हो गई शादी। कोर्ट ने बोला भाई बताओ क्या सीन है, उसने बोला जी मेरे तो कस्टम यूसेज है। तो कोर्ट ये देखेगा कि कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस में है, ऐसा तो नहीं है अभी बना दिया इसने नया रूल। तो कस्टम्स और यूसेज का मतलब क्या है? वो चीजें जो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली फ्रॉम लॉन्ग टाइम से चलती हुई आ रही है। वो कोई एक लोकल एरिया में हो सकती है, वो किसी ट्राइब में हो सकती है, ट्राइब में, या किसी कम्युनिटी या ग्रुप और फैमिली में हो सकती है। ठीक है, इसमें आप ये भी अगर डेप्थ में भी जाओगे तो आप इसमें भी पढ़ोगे, मतलब कि भाई कस्टम्स कैसे बनते हैं, किन चीजों को कस्टम्स मान सकते हैं, तो उनके रीजन यही है। समझ आ गया? ठीक है, फुल ब्लड हाफ ब्लड क्या होता है? देखो, फुल ब्लड बोलते हैं
सगा, सगा, हाँ। ठीक है। और हाफ ब्लड तो जैसे चाचा ताऊ ये सब। सेम ही मदर फादर से जो पैदा हुए हैं, सेम ही मदर फादर से जो पैदा हुए हैं उसको बोलते हैं फुल ब्लड। हाफ ब्लड में सौतेले हो जाते हैं, ठीक है। हाफ ब्लड में क्या हो जाते हैं, हाफ ब्लड में सौतेले हो जाते हैं, फादर एक ही रहता है, मदर डिफरेंट हो जाती है। भाई सौतेले तभी तो होंगे जब मदर डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो मदर है जब डिफरेंट हो जाएगी। अब यूट्राइन ब्लड क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यूट्राइन ब्लड क्या होता है, यूट्राइन ब्लड में उल्टा है। यूट्राइन ब्लड में क्या है, मदर एक ही होती है बट फादर टू हो जाते हैं। मदर एक है, फादर टू हो जाते हैं यूट्राइन ब्लड में। और हाफ ब्लड में इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, कैसे, मदर दो है, फादर एक है। फुल ब्लड में मदर फादर एक ही है। आ गया समझ, किसी को कंफ्यूजन कोई? जो भाई ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। और जो आप भी लोग बैठे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो, सपिंडा रिलेशनशिप आपने सुना है कभी वर्ड ये? सपिंडा रिलेशनशिप क्या है? देखो, अगर बात करें ना मिंदू की, तो आपको पता है यार, जैसे बुआ के लड़के के साथ या लड़की के साथ शादी नहीं हो सकती, मौसी के बच्चों के साथ शादी नहीं कर सकते आप, सेम ही चाचा ताऊ में उनके बच्चों के साथ शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कब तक कैसे कैसे काम, मतलब किस किस से नहीं कर सकते, किस किस से कर सकते, क्या ये सीन है? देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है। मदर की साइड से देखो, मदर की साइड से 3, फादर की साइड से 4, 5 5। मदर की साइड से 3, फादर की साइड से 5। इनके जो भी रिलेशन के बंदे हैं, ठीक है, मदर इंक्लूड नहीं है, मदर से ऊपर 1 2 3, 3 डिग्री तक कोई भी अगर रिलेशन का बंदा है उसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती, ठीक है। सनिया टोटल, समझ गए? मदर के ऊपर कौन आ गई? नानी। ठीक है, नानी के रिलेशन वगैरह में, ठीक है। सेम ऐसी तुम्हारे फादर के रिलेशन में 5 पीढ़ियां ऊपर की, 5 पीढ़ी वहां, इनमें आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? सपिंडा। पिंडदान सुना है, उससे है, सपिंडास होंगे ये एक दूसरे को। इंग्लिश में भी इसको सपिंडा ही बोलते हैं।
आपने देखा गोत्रा सिस्टम जो होता है, गोत्र पता कर लेते हैं और कहते हैं यार सेम गोत्र में शादी नहीं होती, क्योंकि बहन भाई बोल देते हैं कि यार बहन भाई हैं, ठीक है। तो अब ये तो जनरली बहन भाई हैं, क्या है क्या नहीं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कोर्ट ने मतलब लॉ में सिंपली आ गया कि भैया 3 डिग्री तक आप नहीं कर सकते, या 5 डिग्री तक नहीं कर सकते, सिंपल बात खत्म। मदर फादर की अगर सर ऐसा करते हैं तो illegal है। वॉइड मैरिज है मैडम, वॉइड मैरिज है। अभी आपको फर्क भी बताना मेरे को, ये आ गया समझ। अब डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये तो सब इंडास बता दिया, बट एक डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी है। उसमें ज़्यादा डेप्थ में मैं आपको ले नहीं जाऊंगा, क्या बस सिंपल यही समझ लो, चाचा ताऊ मामा, ठीक है, बुआ मामी, ठीक है, इनसे शादी नहीं हो सकती, ये प्रोहिबिटेड उसमें आते हैं, ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। जैसे भाई ये मान लो दादा अपनी पोती से शादी नहीं कर सकता, ठीक है, पोते की उससे नहीं कर सकता, तो ये सब क्या आ रहे हैं, इसकी कोई बहन होगी दादा की, ठीक है, उससे ये नहीं कर सकता, तो ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है एक तरह की, जिसमें पूरी तरीके से मैरिज इसमें ये आ गया ना आपको समझ। अब आ जाइए सबसे मेन सेक्शन पे, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो बात करता है एसेंशियल्स कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज, हिंदू मैरिज की क्या कंडीशंस है उनके बारे में ये एक्ट मतलब ये सेक्शन बात करता है। ये क्वेश्चन भी आईबी में आया हुआ है कि जो एसेंशियल्स वो है, जो कंडीशंस ऑफ मैरिज है वो किस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 5 जो कंडीशंस बताता है हिंदू मैरिज की। आप पता है क्या करो, जिसने बेयर एक्ट परचेज कर लिया है वो अपने बेयर एक्ट लेके आया करो, और उसमें ना बैठ के इंडेक्स से पढ़ने की कोशिश करो, नहीं आउटलाइनिंग वगैरह करने कर लो, लेकिन रीज़न क्या है, जब आप बेयर एक्ट को बार बार उसको सेम देखोगे ना, पढ़ोगे तो फिर जिस टाइम आप एग्ज़ाम टाइम में बैठोगे तो आपको बहुत चीज़ें याद आ जाएंगी उस एक्ट को देखते ही। कहते हैं ना कि यादें जुड़ी रहती है कुछ चीज़ों से हमारी, उस चीज़ को हम देखते हैं हमें वही सारा टाइम याद आ जाता है। जैसे आप कहते हो यार ये मैं छोटा था ये सॉन्ग खूब चलता था, फिर आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज आ जाती है, ऐसे ही बुक्स के लेके होता है। तो इसलिए बेयर एक्ट को लेके आया करो, ठीक है। फ़ोन से देख रहे हो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है फ़ोन से, लेकिन बेयर एक्ट्स अगर आप जो वहाँ पर ले जाओगे, क्योंकि आप बहुत लोगों ने परचेस कर लिए हैं, तो वो लेकर आओ बेयर एक्ट, उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा। और मैं कोशिश ये करूँगा, अभी तो मैं आपको थोड़ा आज भी वैसे पढ़ा रहा हूँ टाइम दे के, लेकिन आगे से हम सीधा इंडेक्स उठाया करेंगे
इंडेक्स में मैं बताता चला जाऊंगा आपको, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ताकि आप जब एग्जाम टाइम में बैठो तो आप इंडेक्स देखते ही समझ जाओ किधर क्या चीज दी हुई है, किसके बारे में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो अब फटाफट से आ जाते हैं सेक्शन 5, जो बात करता है कंडीशन फॉर मैरिज। अगर आपको मैरिज करनी है तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जो एक तरीके से मैंडेटरी कंडीशन है। इन कंडीशंस में से कुछ कंडीशंस ना फॉलो करने पे मैरिज वॉइडेबल हो जाती है, कुछ कंडीशन फॉलो ना करने पे मैरिज वॉइड हो सकती है, सारी कंडीशन फॉलो करने पे मैरिज क्या हो जाएगी, वैलिड। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहली क्या है भाई, अगर शादी करनी है तो उस टाइम पे अगर आप पहले से मैरिड थे तो या तो आपका डिवोर्स हो चुका हो, और अगर डिवोर्स नहीं है तो आपका हस्बैंड या वाइफ अलाइव ना हो उस टाइम पे। स्पाउस वर्ड यूज होता है अपोजिट उसके लिए। हस्बैंड है तो स्पाउस, अगर हस्बैंड का स्पाउस कौन होगा, वाइफ, वाइफ का स्पाउस कौन होगा, हस्बैंड, SPOUSE। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि भाई मान लो जिससे आप शादी कर रहे हो वो अनसाउंड माइंड है। ठीक है, अनसाउंड माइंड है मतलब उसको आप जो शादी कर रहे हो उसको उसके बारे में पता ही नहीं, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, इस हद तक उसका मेंटल लेवल है, अनसाउंड माइंड है वो। ठीक है, अगर आप उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते, ये क्लियरली मना करता है। एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पे नीदर पार्टी, कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ जो है, ठीक है, इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। ठीक है, वो अपनी कंसेंट देने के लिए कैपेबल हो, इनकैपेबल ना हो। किस वजह से इनकैपेबल ना हो, अनसाउंडनेस की वजह से, माइंड उसका अनसाउंड माइंड ना हो। ठीक है, अगर ये है तो भाई फिर वो वैलिड कंडीशन शादी की नहीं है। ठीक है, उसने अगर वैलिड कंडीशन को, वैलिड कंसेंट, कंसेंट क्या होता है, हामी भरना, अपना राजी नामा, एक मतलब से अपने आप राजी देना, क्या हाँ भाई मैं एग्री हूँ, ठीक है, सहमति, हाँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई 1% मान लो अगर उसने वैलिड कंसेंट दे भी दी, ठीक है, बट उसमें भी वो किस चीज से सफर कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर से। अगर दे भी दी बट फिर भी मेंटल डिसऑर्डर से, क्योंकि उसको रियलिटी तो वो समझ नहीं आ रही ना कॉमन मैन की तरह, क्योंकि माइंड उसका नॉर्मल नहीं है। अब जब माइंड नॉर्मल नहीं है तो वो जो कंसेंट भी दिया है उस कंसेंट को कंसीडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, दो कंडीशन हो रहे हैं कि आप मना कर सकते हैं। एक जो ये बताया गया ना मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, वो इस हद तक हो कि एक तो वो मैरिज के लिए अनफिट हो, ठीक है, सच एज एक्सटेंड एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रियोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अब यहां देखो, बेरक्त पढ़ते हो ना आप, एंड और का मतलब समझा करो। ऊपर क्या बोल लिया कि भाई सिंपल है, अगर वो जो है मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रही है, ठीक है, तो उसको भाई वो नहीं, फिर उस अगर वो मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रही है तो ऐसे में जो उसकी कंसेंट दी जाएगी वो नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और करके और लगा दी, और टू सच एक्सटेंड एज अनफिट टू बी फॉर मैरिज। अनफिट है मैरिज के लिए, मेंटल डिसऑर्डर अलग है और अनफिट अलग है, इसके साथ एक कंडीशन और लगा दी है। यहाँ तो ऑप्शन दे दिया लेकिन एक कंडीशन और लगा दी, क्या, प्रियोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे को पैदा करने में भी वो सक्षम नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर वो बच्चे को पैदा करने में सक्षम नहीं है, इट्स नॉट ओनली अ ग्राउंड ऑफ, ठीक है, क्या आप मैरिज के लिए डिनाई नहीं कर सकते।
उसके साथ कंडीशन होनी चाहिए। क्या? वो जो कंडीशन है वो कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रही हो, तब है वो कंडीशन। एंड और का इतना फर्क है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, अब फटाफट से आएंगे दूसरी चीज पे। इंसैनिटी को दौरे पड़ते हो, इंसैनिटी के अटैक पड़ते हो बार बार। ठीक है, उस कंडीशन में भी वो शादी करने की कंडीशन नहीं है। ठीक है, और ये तो सबको पता ही है। लड़के की एज है कितनी होनी चाहिए शादी के लिए मैडम? और लड़की की? 18। ठीक है, लड़के की 21 उम्र होनी चाहिए, लड़की की 18 होनी चाहिए। किस टाइम पे? कब? शादी का टाइम। शादी, एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आए, वो मैंने बता दिया आपको। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो बताया था, मम्मी के 3 हो। बस वो सब इंटर रिलेशनशिप है। लेकिन फिर भी अगर कहीं आ जाए तो वही जो रिलेशनशिप होता है ना, चाचा मामा ताऊ बुआ फूफा, इनमें। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी हो सकती है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी हो सकती है। कब? जब आपके कस्टम्स एंड यूसेज उस चीज को अलाउ करते हो। और कस्टम्स एंड यूसेज कब कंसीडर करे जाएंगे वो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया। काफी लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, किसी लोकल एरिया या किसी ग्रुप द्वारा उसको फॉलो करा जा रहा है कंटिन्यूटी में, तब उसको यूसेज में कंसीडर करा जाएगा। इसमें भी सेम वही है, सपिंडास रिलेशनशिप। सपिंडा वही 3-5 सपिंडा रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो भी शादी नहीं होगी। बट एक्सेप्शन, अगर उनके कस्टम्स और यूसेज अलाउ कर रहे हैं तो हो जाएगी। ये होपफुली कंडीशंस आपको समझ आ गई मैरिज की। अब आ जाओ सेक्शन 7 पे। देखो भाई, सेक्शन 7 क्या है? सिंपल है, सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज की बात करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, आपने ना शादी जब हुई होगी या देखी होगी किसी के होते हुए, तो बहुत सारे ना, हर एक के अपने अपने वो होते हैं अलग अलग तरीके। शादी में ना हर रीति रिवाज सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, क्या ही फॉलो करते हैं क्या ही नहीं करते। तो कई बार मन में आ जाता है यार कि यार ये मैंडेटरी है क्या, ना करो तो इसको शादी वो हो जाएगी क्या। तो वो सिंपल इसमें एक चीज बोल दी है कि भाई देखो, आ हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड, हिंदू मैरिज सोलेमनाइज की जा सकती है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज, जो भी हमारे रीति रिवाज है उसके हिसाब से। वो किसके रीति रिवाज हो सकते हैं? ईदर पार्टी, या तो हस्बैंड साइड से करो या फिर वाइफ की साइड से, किसी एक का भी फॉलो करके आप शादी कर सकते हो। क्योंकि हिंदू में भी अगर आप किसी बंगाली लड़की से शादी कर रहे हो, आपकी अलग है, आप पंजाबी हो के बंगाली लड़की से शादी कर रहे हो, है वो भी हिंदू आप भी हिंदू, तो इसमें भी वही चीज आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज है सप्तापति। ठीक है, सप्तापदी में क्या है? 7 फेरे, इसको बोला जाता है दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द
ब्राइब जॉइंटली बिफोर द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के समक्ष दोनों वर वधु 7 फेरे ले रहे हैं। ये मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, आ गया समझ। अब सेक्शन 8 जो है वो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की। वही भाई, मैरिज रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी है, नहीं कराओगे तो कितने का जुर्माना लग जाएगा बताओ। 10,000। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो खोलो सेक्शन, खोलो कौन सा 8। 8 का सब क्लोज 2 खोलो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना। आप क्या जनरल बंदा क्या सोचेगा यार, 5,000, 10,000, 50,000, 50 तो ज्यादा, बट बंदा 5 या 10 तो सोचेगा ही। शौक बंदा तब हो जाएगा जब देखेगा कि 25 रुपये बस। ठीक है, अब जो सेक्शन 9 है, देखो सेक्शन 9 किस बारे में बात करता है, जरा बताएंगे मैडम आप। सेक्शन 9 पढ़ो, हेडिंग पढ़ो। सेक्शन 9 पढ़ो, सेक्शन 9। सेक्शन 9 में वही है, मतलब हेडिंग पढ़ो मैडम, हेडिंग पढ़ो बस आप। राइट्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लिखा है आरसीआर, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में इसको? आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, सेक्शन 9। ठीक है, आपने कोर्ट में किस उसमें सुना इसको? आपने कोर्ट में सुना होगा कि भाई वो अगर वाइफ चली जाए या हस्बैंड आपको छोड़ के चला जाए, आप फिर सेक्शन 9 का केस डाल दो हस्बैंड या वाइफ को वापसी बुलाने के लिए। देखो ये होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ की एक दूसरे को लेकर कुछ ड्यूटीज होती हैं। कहा सुनी नहीं? कुछ ड्यूटीज होती है एक दूसरे को लेकर, और वो ड्यूटीज फुलफिल करना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ शादी कर लेना भरी सब कुछ नहीं होता, एक दूसरे को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिनको दोनों को फुलफिल करना पड़ता है। तो हस्बैंड वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू में यही जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल, इनको कंजुगल राइट्स बोला जाता है, एक तरीके से इनको कंजुगल राइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? कंजुगल राइट्स, जो एक दूसरे को लेकर राइट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के, अगर वो फॉलो नहीं कराए जा रहे, ठीक है, एक दूसरे की कंपनी छोड़ के चले गए हैं वो, तो इसमें आप फिर सेक्शन 9 का केस डालते हो, जिसके अंदर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि जी बुलाओ और इसको बोले जो इसकी ड्यूटीज है मेरे लिए उनको ये फुलफिल करे, मेरे साथ में ये आके रहे। When either the husband or the wife has without reasonable excuse, बिना किसी excuse के withdrawn from the society of other, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड की, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के चला जाता है। दी एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मतलब जो पीड़िता है, जो पीड़ित है, दी एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पेटिशन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसके साथ ये घटना घटी है, जो सफरर पार्टी है, विक्टिम, वो कोर्ट को अप्रोच करेगा
on being the satisfied of the truth of the statement made in such petition and there is no legal ground why the application should not be granted. अब इसके अंदर आप कोर्ट अप्रोच करोगे, कोर्ट जाओगे और कोर्ट में पिटीशन डालोगे और कोर्ट में पिटीशन डाल के आप ये बताओगे कि भाई क्यों आपकी एप्लीकेशन ना सुनी जाए। आप जब ये सब कुछ कर लोगे काम, ठीक है, फिर उसके बाद मैं डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ठीक है, फिर आपको डिग्री मिल जाएगी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की। सिंपल सा है, आपको पता है केस हम इसके अंदर डालते हैं, कोर्ट को फर्स्ट डे जब हेयरिंग होती है हम सेटिस्फाइड करते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या केस हमारा है, ऐसे ऐसे वो करा है। कोर्ट सामने वाले को बुलाएगा और बोलेगा कि भाई आप इसको छोड़ के क्यों गए। अगर उसने रीजनेबल एक्सक्यूज दे दिया तो सेक्शन 9 फिर नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 9 क्लियरली कहता है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के अगर वो छोड़ के चला गया है तब आप सेक्शन 9 में बोल सकते हो कि जनाब इसको बोलो वापसी आए मेरी मतलब लाइफ में मेरे घर पे। तो इसमें मेन क्या है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए। आपको कोर्ट को इस चीज के लिए सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अब आ जाओ सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 में क्या बात करता है, जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, पता है किसी को? हाँ जी, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? चलिए जुडिशियल सेपरेशन हम करेंगे कल डिस्कस, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाओ चैप्टर 4 पर, न्यूलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1-2 नंबर का क्वेश्चन पक्का इसमें से आएगा ही आएगा, तो इसलिए भक्तजनों थोड़ा सीरियस हो जाओ इस वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए। किस किस को समझ आ रहा है ये? एनीवन है किसी के पास आंसर? ये सब वोइड मैरिज तो वो है ना जो हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आता, मैंने उसके जो कंडीशन वगैरह उसका उल्लंघन वगैरह करती है। बताओ। कंडीशन का फॉलो नहीं किया जा रहा, कास्ट वगैरह फॉलो नहीं किया जा रहा। सेक्शन 5 की कंडीशन अगर फुलफिल ना करें तो वो वॉइड मैरिज है। बट सारी कंडीशंस ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल ना हो, वो कंडीशंस क्या क्या मैं बता दूंगा, तो उसमें वॉइड मैरिज हो जाता है। देखो वॉइड का मतलब होता है, अगर आप वो पढ़ोगे ना, एक लीगल वो होता है, एक लीगल मैक्सिम होता है वॉइड एब इनिशियो, जिसका मतलब ये होता है ठीक है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि जो मैरिज है वो
शुरू से ही नहीं मानी जाएगी, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, कि भैया जो मैरिज है वो शुरू से ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वॉइड में अगर कहीं भी मैरिज वॉइड है तो समझ लो भाई ये शुरू से मैरिज मानी ही नहीं गई, फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, शुरू से ही नहीं मानी गई। वॉइडेबल मैरिज में क्या कंडीशन होती है? वॉइडेबल मैरिज में ना एक पार्टी के पास ये ऑप्शन चला जाता है या तो उस मैरिज को वो वैलिड कर ले या फिर उस मैरिज को वो खत्म ही कर दे पूरी तरीके से। ठीक है, उसमें वॉइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है वॉइडेबल में। या तो वो मैरिज को आगे भी चला सकता है या मैरिज को वहीं वो करके डिक्लेयर करवा सकता है कि भाई इसको खत्म मुझे करवानी है। ये हो चाहे ये हो, कहां से होगा? ये कोर्ट से डिक्लेयर। अगर भाई साहब सेक्शन जो ये है वॉइड का, क्या है? सेक्शन 11। अगर सेक्शन 11 में लिखा है ना ये भाई इस तरह की मैरिज होगी तो ये वॉइड होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने देखा, हिसाब लगाया, अरे यार सेक्शन 11 में तो ये वाली कंडीशन वॉइड मैरिज की थी, चलो छोड़ो इसको। आपको कोर्ट जाके डिग्री लेनी पड़ेगी। ये नहीं आप फिर कहीं और शादी कर ली, फंस जाओगे आप। जब कोर्ट ने ऑफिशियली क्या रखा, मेरे पास आओ डिवोर्स लेके जाओ। ठीक है, अगर शुरू से भी आपको डिक्लेयर करवाना तो डिक्लेयर तो मैं ही तो करूंगा, कोर्ट तो ही बोलेगा ना। आप ये थोड़ी देख लोगे अच्छा उसमें आ गया प्रोहिबिटेड डिग्री में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, ठीक है डिवोर्स कर दो, मतलब ठीक है छोड़ दो। आपको डिक्लेयर कराना पड़ेगा कोर्ट से, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो जो वॉइड मैरिज है उसके अंदर भाई 3 कंडीशन ऐसी हैं सेक्शन 5 की, अगर वो 3 कंडीशन आ जाती हैं तो ये शादी वॉइड मानी जाएगी। वो 3 कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहली जो कंडीशन है क्लोज 1 की है, अगर दोनों पार्टी में से किसी का हस्बैंड या वाइफ जिंदा है तो वो मैरिज डिक्लेयर हो जाएगी वॉइड। क्या हो जाएगी वो मैरिज? वॉइड डिक्लेयर, अगर दोनों पार्टी में से किसी का भी हस्बैंड या वाइफ जिंदा है। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, कौन सी वाली? डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अगर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आ जाती है तब भी ये मैरिज क्या है? वॉइड। भाई शादी कर ली, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो तो ये मैरिज वॉइड। आखिरी क्या है? आखिरी है आपका सपिंडास रिलेशनशिप। अगर सपिंडास रिलेशनशिप की बात आ जाती है ना और उसमें आप फिर वो कर लेते हो तो वो मैरिज भी क्या कही जाएगी? वॉइड मैरिज। 3 कंडीशन आ गई। क्या क्या 3 कंडीशन आ गई वॉइड मैरिज की? पहली आ गई स्पाउस लिविंग हो अगर एट द टाइम ऑफ सेकंड मैरिज। मान लो वो दूसरी शादी कर रहा है बट उसका हस्बैंड या वाइफ उस टाइम पे जिंदा है, डाइवोर्स वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये शादी हो जाएगी वॉइड। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तीसरी कंडीशन सपिंडास। इसमें एसोल लगा दो ना। डिग्रीज ऑफ सेकंड नंबर पे क्या अच्छा होता है आपने स्टार्टिंग में डिग्रीज
ये सपिंडास है, SAPINDAS। वॉइड मैरिज पता लग गया क्या क्या होती है? आज के बाद कोई भी पूछे भैया वॉइड मैरिज क्या होती है? हो गया ये? अब फटाफट से आज और करेंगे, हम एक और सेक्शन करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है सबका जाने का। एक सेक्शन करेंगे वॉइडेबल मैरिज का, कि वॉइडेबल मैरिज क्या होती है क्या नहीं होती। देखो भाई सिंपल है, कोई मैरिज हुई है, पता लग गया भाई मैरिज वॉइडेबल है, आप कोर्ट गए, कोर्ट आपको क्या देगा? मैरिज न्यूलिटी की डिग्री, न्यूलिटी ऑफ मैरिज, वो ठीक है, उसकी डिग्री देगा कोर्ट, न्यूलिटी ऑफ मैरिज की डिग्री कोर्ट पकड़ा देगा आपको, है हाँ वॉइडेबल में डिग्री ऑफ न्यूलिटी की, ठीक है। अब वॉइडेबल मैरिज कौन कौन सी हो सकती है? वॉइडेबल मैरिज वो हो सकती है जिनमें हस्बैंड या वाइफ के पास एक ऑप्शन है कि उस वो मैरिज को या तो कंटिन्यू करे या वहीं पे खत्म कर दे। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। ए पर्सन को पता लगा शादी के नेक्स्ट नाइट या फिर शादी के कुछ टाइम बाद कि भाई उसकी वाइफ जो है शादी से पहले ही किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट थी, किसी और पर्सन ने प्रेग्नेंट कर रखा था। इसका पता नहीं था हस्बैंड को इस चीज के बारे में, उसको भाई बाद में पता लगी इस चीज के बारे में। अब ऐसे में हस्बैंड के पास ये राइट आ गया कि भाई मैं शादी जो है वो वॉइडेबल डिक्लेयर करके न्यूलिटी की डिग्री लेके निकल लूं। बट हस्बैंड के दिमाग में क्या है, यार एक काम करता हूं, फिजिकल रिलेशन तो बना ही लेता हूं, आज कल मचाऊंगा अल्लाह। अगर आपने गलती से भी इस चीज को फॉलो कर लिया तो ये वॉइडेबल मैरिज ना होके ये मैरिज वैलिड हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। क्यों वैलिड हो जाएगी? क्योंकि जब आप पे ऑप्शन था वॉइडेबल का, आपने एक्शन नहीं लिया उस टाइम पर, और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर आपकी लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सी कंडीशंस है जो हम फटाफट पढ़ते इसमें जाएंगे, इसको फटाफट से कवर करता हूं मैं। एनी मैरिज सोलेमनाइज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। सिंपल सी बात है, कोई भी शादी अगर हुई है इस एक्ट के आने से पहले या फिर इस एक्ट के आने के बाद, शैल बी वॉइडेबल, वो वॉइडेबल हो जाएगी, एंड मे बी एनुअल्ड बाय अ डिग्री ऑफ न्यूलिटी ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड्स पे, पहला ग्राउंड क्या है? दैट द मैरिज हैज नॉट बी कंज्यूमेटेड ओनिंग टू इम्पोर्टेंसी ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब क्या है, जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, उनमें से वो इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब इम्पोर्टेंट पर्सन है तो फिर उस कंडीशन में शादी नहीं होगी, ठीक है, वो शादी वॉइडेबल होगी। इसका मतलब क्या है, शादी करके आ गए, फिर पता लगा यार इनमें से कोई एक इम्पोर्टेंट है, तो आप सीधा कोर्ट जाके डिग्री ले सकते हो शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करा के। दूसरी कंडीशन क्या है, जो सेक्शन 5 की जो सेकंड कंडीशन है, अगर उसको फुलफिल नहीं करता। सेक्शन 5 की सेकंड कंडीशन क्या थी? वही सारी वाली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की। अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वगैरह है तो भी आपको पता लगा शादी के बाद, वॉइडेबल मैरिज में मैरिज होना मैंडेटरी है, ध्यान रखना, वॉइड मैरिज में भी आज, क्योंकि पहले कुछ होगा ही नहीं, तो भाई शादी हुई, उसके बाद पता लगा कि भाई ये तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ठीक है। तो जितनी भी कंडीशन है क्लोज सब क्लोज 2 की सेक्शन 5 के, उन सभी कंडीशन में शादी क्या मानी जाएगी? वॉइडेबल। सी पॉइंट बात क्या करता है? चाइल्ड मैरिज को लेके ये बात करता है, सिंपल सी। चाइल्ड मैरिज अगर हो जाती है किसी पर्सन की,
ठीक है, वो शादी वोइडेबल होगी। ठीक है, अगला डी पॉइंट जो है वो वही है, दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन देन द पटिशनर। भाई वो किसी और पर्सन के साथ प्रेग्नेंट हो चुका है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये चीज समझ आ गई? किसी को कोई डाउट अगर है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई और डाउट अगर है तो जल्दी बताओ। अब आपका ये जो है वॉइडेबल मैरिज का सब क्लोज 2, ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, बट होपफुली HMA को हम नेक्स्ट क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे। अब ज़्यादा कुछ इस एक्ट के अंदर रहा नहीं है, फिर भी आपको जाके जो ऑनलाइन देख रहे हैं या आप लोग जाके इसको पहले रिवाइज करिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, आपको कोई डिफ़िकल्टीज आती है, वो आप देखना है। होमवर्क आपके लिए क्या है, आपको जुडिशल सेपरेशन का ढूंढ के लाने के, भाई जुडिशल सेपरेशन क्या है, कैसे होता है, इसकी डिग्री कोर्ट से कैसे ली जा सकती है। और संडे को ध्यान रखना, संडे को आपका मॉक टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। आपका जो टेस्ट है, ठीक है, टाइमिंग वगैरह आपको उसके लिए ग्रुप पे पहुंच जाएगी जिस भी टाइम वो मॉक टेस्ट पेपर होगा, बट आप मेंटली प्रिपेयर रहना। ठीक है, और उस टेस्ट को देना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। अब तक होपफुली आपको HMA का समझ आ गया होगा, हिंदू मैरिज एक्ट का। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम टाइमली उसका रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, टेंशन वगैरह मत लीजिए, डिप्रेशन वगैरह सब बेकार की चीज़ है। माँ बाप को खुश रहिए और मजे में रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।